पार्टी के लोग हैं वो जा रहे हैं एक प्राइवेट विज़िट के ऊपर मिलने अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं और ये मुशावरत का सिलसिला पार्टीज़ के अंदर एक कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। आज रात हम 8-10 लोग जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं प्राइवेट। अच्छा, इतलात इस तरह के हैं कि इमरान खान साहब को जिस अंदाज में खुसूसी छूट मिल रही है तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे नवाज शरीफ साहब को? तो इस नहीं यार, इस कोई नहीं, छूट उसको मिलनी चाहिए, जो करना कर ले हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। पाकिस्तान में सियासी माहौल गुज़िश्ता महीने से थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तहरीक इंसाफ मुखालिफ इत्तेहाद ने अपनी हुकूमत तो बना ली है, लेकिन अब ना उनसे महंगाई संभल रही है ना उनसे इमरान खान संभल रहे हैं। वैसे तो कुछ सहाफ़ियों का दावा है कि मौजूदा हुकूमत को यकीन दहानी करवाई गई थी कि इमरान खान को वो खुद ही संभाल लेंगे, लेकिन इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि हुकूमत इमरान खान से शदीद तंग दिखाई दे रही है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों की धमकियाँ दी जा रही हैं। दीगर मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला भी चल पड़ा है और इन सब के दरमियान बड़े मियाँ साहब ने बीमारी के बावजूद छोटे मियाँ यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फौरी तौर पर लंदन तलब कर लिया है। वो कि वज़ीर इत्तलात इसे निजी दौरा बता रही हैं, लेकिन साथ ही कंफर्म भी कर रही हैं कि वहाँ मुशावरत होगी। और इस खबर के बाद मुल्की हालात में सख्त फैसले लेने की बातें सामने आ रही हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ लाहौर हैं समा के नईम हनीफ साहब, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। नईम, ये बताइएगा, कुछ मालूम हो सका है कि कौन कौन जा रहा है लंदन यात्रा पर, और ये जो मुलाकात होने जा रही है इसका एजेंडा क्या है? क्योंकि लीगी रहनुमाओं की जानिब से जो तासुर दिया जा रहा है वो तो कह रहे हैं कि मामूल की मुलाकात है। देखिए, एजेंडा बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आप पूछ लें और जितने लोग जा रहे हैं इनको किसी को नहीं पता एजेंडा क्या है। मुझे पता है एजेंडा क्या है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, हुआ कुछ यूँ है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं, और ये बिल्कुल इसी तरह जा रहे हैं जैसे सुबह मैथ्स का पर्चा है, कल इनका वहाँ पे कौन सा सवाल आ जाए, तैयारी कोई नहीं की है, इनको वाकई नहीं पता। इस मामले में ये इनोसेंट हैं और अचानक इनको बुलाया गया है। ये बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे ज़हनी तौर पे कि इनको इस तरह की कॉल आ सकती है, इस तरह का इजलास लंदन सेक्रेटेरिएट में तलब किया जा सकता है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से। हुआ कुछ यूं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कल पूरा दिन मियां नवाज शरीफ के साथ गुजारा है किरण, और वो इन्हां दियां शिकायतां ला के आप निकल गए ने उथों। अब खुद वो बैठ गए हैं जहाज में और वापस आ रहे हैं। कल के इजलास में वो शिरकत नहीं कर रहे और उन्होंने लंबी चौड़ी 4 शीट जो है अपने प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना और उनकी टीम के हवाले से वो शेयर किया मियां नवाज शरीफ साहब से। और मियां नवाज शरीफ बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है अपनी टीम से और अपने वजीर आजम से अब तक की उनकी कारकर्दगी के, और ख़ास तौर पे जो एजेंडा है, चाहे आप सियासी मुस्तकबिल की बात कर लें, मुआशी इस्तेहकाम की बात कर लें, जितनी मर्जी लंबी कहानी आप बना लें, असल एजेंडा जो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस कब आना है, कैसे आना है, अब तक हुकूमत ने उसमें क्या तैयारी की है। खास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब को बुलाया गया है, वजीर दाखिला जा रहे हैं खास तौर पे। उसके अलावा ख्वाजा साद रफीक का नाम आ रहा है। मेरे पास जो कंफर्मेशन है वो राना सनाउल्लाह साहब का नाम वो तो 100% कंफर्म है। उसके अलावा मरियम औरंगजेब का नाम भी है, उसके अलावा खुरम दस्तगीर साहब का नाम भी है, एहसन इकबाल साहब का नाम भी है और ख्वाजा साद रफीक साहब का नाम है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इससे पहले वफाक में वजारत लेने से भी माजरत कर ली। अभी तक उन्होंने किसी कलमदान को जो है वो कबूल नहीं किया, हलफ नहीं उठाया, और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके जो हम ख्याल भी कुछ लोग हैं वो भी कुछ अरसे में मंजरे आम पे आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कल क्या चार्जशीट क्या बना के दिया उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ? देखिए, असल जो बात है कि मियां नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और इसहाक डार साहब जो हैं वो अर्ली इलेक्शन के हक में थे। ये सारी अदम एतमाद की तहरीक से पहले भी और आज भी वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, जबकि मियां शहबाज शरीफ जो हैं और उनकी जो कैबिनेट है, चूंकि अब वो हुकूमत में आ चुके हैं, और उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब, वो उनकी तकलीद करते हुए आसिफ अली जरदारी साहब के वो चाहते हैं कि 1.25 साल का जो अरसा है वो गुजारा जाए और उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाया जाए। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी का ये ख्याल है कि ज्यादा ताखीर नहीं करनी चाहिए, सिर्फ आईनी इस्लाहात, और इस्लाहात भी आपसे शेयर कर लेता हूं जो डिसाइड हुई हैं, जो कल
डिस्कस होंगी इस मीटिंग में, उसमें एक तो ईवीएम का जो कानून है उसको खत्म करना, ताहयात जो नाअहली का कानून है उसको खत्म करना, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है फिलहाल आइंदा इंतखाब में उनसे वोट का हक वापस लेना। अच्छा, ये जो अदम एतमाद से पहले जो दो धड़ों की बात होती थी वो अब दोबारा से क्लियर दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये क्योंकि वहां पे रवानगी हो रही है तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या नजरबंदी के हवाले से कुछ डिस्कशन होने जा रही है, और लॉन्ग मार्च को ताकत से रोकने जैसे कोई फैसले इस तरह के होने के कोई चांसेस हैं क्या आज की मीटिंग में, इस मीटिंग में लंदन वाली? बिल्कुल चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। अब बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। असल में ये भी एक शिकायत है मियां नवाज शरीफ को जो वो कल इनसे करेंगे कि अभी तक इमरान खान की जो पीटीआई को जो तहरीक है और उनके जो मार्च होने जा रहा है, जो जलसे हैं, इमरान खान की जो कैंपेन है उसको टैकल नहीं कर पाई अभी तक हुकूमत उस तरह से, और हुकूमत की तरफ से उस तरह का अग्रेसिव जो है स्टांस वो सामने नहीं आ सका। इस हवाले से भी राना सनाउल्लाह को अहकामात जारी कि मैं तो अहकामात ही हम कहेंगे, क्योंकि देखिए ये बात जो है मैं धड़े की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी यहां पे कोई धड़ेबंदी नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ उसको लीड करते हैं, उनकी मर्जी से ही मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बने, उनकी मर्जी से हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मरे, उनकी मर्जी से एक एक वजारत जो है वो दी गई, और ये सारे फैसले मियां नवाज शरीफ की मर्जी से हुए हैं, और आइंदा भी मुस्तकबिल करीब में कोई फैसला उनकी मर्जी के बगैर होता हुआ दिखाई नहीं देता। और वो चीजें जो नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे वो जो नहीं हो रही हैं उसके लिए ये मीटिंग होने जा रही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अम्मार मसूद साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर। शुक्रिया अम्मार आपका। ये कहिएगा सर, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर इजलास करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें हो सकते हैं वीडियो लिंक के जरिए खिताब पर? देखिए, एक तो ये है कि कुछ बातें वो करना, मैं जब ये खबर आई कि लंदन में अचानक इन्हें बुला लिया गया है, तो मैंने एक दो दोस्तों को जो बड़े करीबी हैं उनको लंदन में फ़ोन किया, उनसे जो कुछ मालूमात डिराइव हुई वो एक तो ये है कि ये जो वीडियो लिंक वाला सिलसिला है इसमें हैकिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो सकता जो मियाँ साहब चाहते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ उन्हें जो एतराज़ात हैं मौजूदा हुकूमत की फंक्शनिंग के हवाले से कुछ वो खफा हैं, और जो जहां तक मेरी बात हुई है, अर्ली इलेक्शन अभी उनका जो ज़ेरे गौर नुक्ता है वो नहीं है। अच्छा। लेकिन जिन चीजों पर है, हाँ, जिन चीजों पर बात ज्यादा होने का इम्कान है कि देखिए इमरान खान साहब के दौर में मईशत का बहुत बुरा हाल रहा, ये लोग अभी और किसी ने उसके ऊपर ज्यादा आवाज नहीं उठाई। इन लोगों को आए हुए 4 हफ्ते हुए हैं, लेकिन इमरान खान एक और नैरेटिव के साथ पब्लिक में निकल गए हैं, और वो नैरेटिव बहरहाल लोगों के जहनों में पेनिट्रेट कर चुका है। तो जाहिर है एक ऑब्वियस क्वेश्चन तो ये है कि काम हम ज्यादा करें, इमरान खान साहब काम भी ना करें और उनका नैरेटिव ज्यादा मकबूल हो जाए, तो ये तो बात दूसरी है। दूसरा, पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से भी कुछ तल्ख डिसीजन होने हैं, उसके हवाले से भी यहाँ पे जो है यहाँ की जो क़यादत है वो जरा थोड़ा सा कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से काम ले रही है, और अभी तक कोई उसके बारे में एक डिसीजन नहीं हो सका। और जो दूसरी बात ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने भेड़ बकरियों की तरह अपोजिशन को जेलों में डाला था, वो उस तरह तो नहीं चाह रहे, वो इस तरह की बिल्कुल कोई चीज नहीं चाह रहे, लेकिन वो कम से कम ये चाह रहे हैं कि जिस शख्स ने कोई जुर्म किया है, और अगर वो जुर्म साबित हो जाता है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो आयन शिकनी हो, चाहे वो लाकानूनियत हो, उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। और अगर उसके सिलसिले में आप किसी किस्म की पॉलिटिकल इनहिबिशन का शिकार हो रहे हैं तो वो बहुत ही गलत बात है। इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा चीजों को स्पीड अप करने के लिए, थोड़ा सा एक जिम्त देने के लिए ये कहा गया है। और ये जो लोग बेचारे जा रहे हैं यहाँ से, इन्हें बेचारे यही कहना चाहिए, इसलिए कि इन्हें ना सबसे ज्यादा खदशा ये है कि इन्हें बहुत ज्यादा डांट पड़े, और डांट पड़ने का इम्कान है, इसलिए सारे अपनी परफॉर्मेंस तैयार कर रहे हैं। वो आपके ब्यूरो चीफ बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे कि जैसे कल इनका रियाजी का पर्चा है, सारे अपने आखिरी रट्टे मार रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हो सकता है
कुछ डांट डपट हो, कुछ सवाल जवाब हो, कुछ फंक्शनिंग ऐसी है जिसमें शायद मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि अब जरा स्पीड अप किया जाए और कुछ मामलात को जल्दी तय किया जाए। वो मामलात अभी सर वैसे मईशत के हवाले से भी बात हो रही है, वैसे तो ये निजी दौरा कह रहे हैं, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब से भी मुशावरत की जाएगी मईशत के मामलात में। वैसे अमार साहब, ये पाकिस्तान की सियासत के फैसले लंदन में ही होते रहेंगे, ये कब तक होता रहेगा ऐसा? देखिए, अगर हम अपने लीडरों को बेदखल करने की रवायत डालते रहेंगे और उनको यहाँ पर आजादी से सांस लेने नहीं देंगे तो फिर तो ये रवायत हमेशा के लिए कायम रहेगी। तो आप तो हुकूमत ही उनकी है, आप कौन सी आजादी चाहिए, आप कौन सी सांस लेने की ब्रीदिंग स्पेस चाहिए सर? एक मुकदमा उन पे कायम है, वो अगर वापस आएंगे सीधा अपने घर नहीं जा सकते, उन्हें जेल जाना होगा, अपने अपने सबूत देने पड़ेंगे और एक पूरी कानूनी कार्रवाई के बाद ही वो जो है बरी जिम्मा हो सकते हैं। लेकिन ये मसला नहीं है, नवाज शरीफ की अपनी जात इस वक्त मसला नहीं है, मसला इस हुकूमत की कारकर्दगी है। ये अगर एक अज़्म लेकर आए हैं और इमरान खान साहब को तहरीके, इनिशियली आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब वो नॉट इंटरेस्टेड कि हम तहरीके अदम एतमाद लाएं। उनका ख्याल था कि ये इमरान खान साहब को हुकूमत पूरी करनी दी जाए और ये अगर 4.25 साल कर चुके हैं तो 1.25 साल और कर ले ताकि फिर कच्चा चट्टा सामने आ जाए। फिर उसके बाद वो उन्हें कन्विंस किया गया कि वो तहरीके अदम एतमाद लाए। अब इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो वो परफॉर्मेंस भी चाहते हैं। और देखिए अल्टीमेटली जब इन्होंने इलेक्शन में जाना है तो ना फ्रैंकली स्पीकिंग शहबाज शरीफ काम आएंगे, ना काम आएंगे मरियम औरंगजेब, ना राना सनाउल्लाह। 2 लोग काम आएंगे इनके, और वो 2 लोग हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ। उन लोगों ने इलेक्शन कैंपेन रन करनी है तो फिर काम उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक होना चाहिए। उनकी अगर कुछ ख्वाहिशात हैं या वो कुछ चीजों पे अपना इनपुट देना चाहते हैं तो उसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है, वो पार्टी के कायल है। नहीं मनीफ साहब, वैसे जो बात अमार साहब कर रहे हैं ये इतनी संजीदा नौयत की मीटिंग है कि फिर वापस आने पर घर जाने का फैसला भी हो सकता है क्या इस मीटिंग से? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो मैं नहीं करना चाह रहा था, मगर अब जान की अमान पाऊँ तो वो मैं कर देता हूँ। वीडियो लिंक पर जो है वो खिताब ना करने की जो वजह है वो सबसे इम्पोर्टेंट इस एजेंडे में एक चीज़ शामिल है। वो 6 माह बाद जो है एक अहम ओहदे की तैनाती है। वो जाहिर बात है कि इस तरह की डिस्कशन और इस तरह का एजेंडा वीडियो लिंक पर और टेलीफोन कॉल्स पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। वो डिस्कशन होना है। और जो अमार साहब फरमा रहे थे वो बिल्कुल सबसे अहम बात यह है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं अगर आइंदा इंतखाबात में नून लीग की कैंपेन को वो लीड नहीं करते और उसके बाद मरियम नवाज लीड नहीं कर पाती तो मुस्लिम लीग नून जो है वो उतनी अक्सरियत से कामयाब होती दिखाई नहीं देती। इस चीज का बिल्कुल रियलाइज है, अदराक है पूरी पार्टी को, मियां नवाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ को। और सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत महसूस की जा रही है कि किस टाइमिंग पे, और हमेशा आपसे मेरी बात होती रही जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत कहती थी कि वो अगले हफ्ते आ जाएंगे, अगले माह आ जाएंगे, 1.5 माह बाद आ जाएंगे, और मैं कहता था कि वो इमरान खान की जी बिल्कुल ईद की नमाज भी रायवंड में हो रही थी और मैं कहता था कि इमरान खान के जो है इक़्तिदार के आखिरी घंटे में भी वो नहीं आएंगे। और अब चूंकि वो उनकी हुकूमत जा चुकी है, अब भी एक प्रोसेस और एक तैयारी के साथ वो आना चाहेंगे। उन्होंने कितने अरसे के लिए जेल जाना है, किस तरह से मुकदमात का सामना करना है, और वफाकी हुकूमत की तरफ से उनकी सजा मुअत्तली के हवाले से क्या इकदाम उठाए जाएंगे, ये सारी प्लानिंग जो है वो इस एजेंडे का हिस्सा है। और ये नून लीग समझती है कि मियां नवाज शरीफ को फिलफोर जितनी जल्दी हो सकता है उनका पाकिस्तान आना, यहां पे उसी तरह से एक इंतहाबी कैंपेन शुरू होना, जलसे जुलूसों की क़यादत करना, ये बिल्कुल नागुज़ीर हो चुका है मुस्लिम लीग नून के लिए। और मैं फिर रिपीट कर देता हूं, नईम साहब वैसे इस मीटिंग में सर इस मीटिंग में आवाम के लिए भी कोई फैसला होना है, वरना तो फिर एक जो तासुर था आम के, ये जो नई हुकूमत आना चाहती है ये आवाम के लिए नहीं, अपने केसेस से दामन छुड़ाने के लिए आना चाहती है। तो आपकी तमाम बातों से तो ऐसे ही लग रहा है वो अपने लिए ही कुछ चाह रहे हैं, आवाम के लिए क्या है इसमें?
वो अदबी आदमी तो अमार साहब हैं, दिल के बहलाने के लिए चलें हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल मुआशी सूरत हाल पर जो इसहाक डार साहब से तो जाहिर है कि एक मुलाकात होगी, वो तो मिफ्ता इस्माइल गए, वो भी इसहाक डार साहब से मिले, वो चैंपियन है इकोनॉमी के, तो उनसे जरूर एक मुलाकात हो सकती है मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, कौम की हालत को बदलने के लिए। मगर जो असल मुलाकात है वो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वो मुलाकात है जो घर पे होना है, वो मुलाकात है जो इवन फील्ड अपार्टमेंट में होनी है, जिसमें इसहाक डार, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और खानदान के सिर्फ अफराद शामिल होंगे। दूसरी मुलाकात हुसैन नवाज के दफ्तर में है, जिसमें पार्टी के दीगर ओहदेदारान और वुज़रा और काबीना के अरकान शामिल होंगे। वहां की गुफ्तगू और वहां की गुफ्तगू में जमीन आसमान का फर्क होगा। वो फोटो सेशन होगा। असल जो मामलात हैं वो घर पे तय पाने हैं, जो सीधे होने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप दोनों साथ ही मौजूद हैं मेरे, आप मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फरूख। पूरी आधी से ज्यादा काबीना वजीर आजम साहब के साथ लंदन यात्रा पर जा रही है, वहां पर अहम मीटिंग होने जा रही है और अहम मीटिंग में जो अहम नुक्ता है वो आप लोगों के हवाले से फैसला होने जा रहा है। कुछ अहम फैसले होने हैं वहां पे, कहा जा रहा है, ऐसी बात हो रही है। तो आर यू रेडी फॉर दिस? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो पहले तो ये वोटेड हुकूमत है, अब इसके फैसले भी जो है वो वोटेड होंगे, बैठ के फैसले होंगे। नवाज शरीफ को इतना ही शौक है वहाँ बैठ के फैसले करने का, वो पाकिस्तान आ जाए या जेल में बैठ के मीटिंग्स कर लिया करें। वैसे ही आधी से ज्यादा काबीना तो वैसे ही उनकी जमानत के ऊपर है, तो जेलों में आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे इजलास हो जाए। अब मामला बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि शहबाज शरीफ को लंदन में जाना, और प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर जो है वो मुल्क के अंदर जा रहे हैं और बगैर किसी ऑफिशियल दावत के जा रहे हैं। अब उसको एक निजी दौरे का नाम दे दिया जाएगा। तो हम क्यों कहते हैं फिल फॉर इंतखाबात हो? उसकी बुनियादी वजह है कि इस हुकूमत की पास मैंडेट नहीं है, इनकी तवज्जो ना इकॉनमी ठीक करने के ऊपर है, ना महंगाई कम करने के ऊपर है, ना गवर्नेंस के ऊपर है। इनकी तमाम तर हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान के इर्द गिर्द घूम रही है। किसको एनआरओ देना है, किसको पासपोर्ट देना है, किसको ईसीएल से निकालना है, ये अब तक की पिछली एक महीने की कार्रवाइयां हैं। और हर तकरीर, हर जलसे जुलूस में सवाए इमरान खान के ऊपर तनकीद के अलावा इनके पास कोई लाहे अमल नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि नए फ्रेश इंतखाबात हों, फ्रेश मैंडेट लेकर आए, अवाम को फैसला करने दें कि उनका वजीर आजम कौन होगा, उनके सूबाई वजीर आला कौन होंगे, लिहाजा इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। अगर ये बात इनको समझ आ जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इनको ये बात समझ नहीं आती तो फिर पाकिस्तान की आवाम तो फरूख हबीब साहब, जब आप लोग हुकूमत में थे आप लोग भी यही करते थे ना, इन्हीं की बात करते थे। अब ये लोग भी आपकी बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि लॉन्ग मार्च से पहले अगर इमरान खान साहब को नजरबंद कर दिया जाता है, जिस तरह की बात की जा रही है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान्स क्या हैं, क्या करेंगे आप लोग? ये वैसे जेर गौर भी है कि ऑप्शन ये नहीं? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये सिर्फ मामला अब सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं है। ये अब तहरीक जो है, जो ये समझते हैं कि इमरान खान को नजरबंद कर देंगे तो ये तहरीक खत्म हो जाएगी, वो अहमकों की जन्नत में रहता है। पब्लिक का मूड आप देख लें, पब्लिक बिरयानी कीमे वाले नान, ये किसी लालच से बाहर नहीं निकल रहे। लोग इस कॉज के साथ अब खड़े हैं। लोग जो है वो अपनी कौमी गैरत के लिए निकल रहे हैं, गुलामी के खिलाफ निकल रहे हैं, हकीकी आजादी के लिए निकल रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर अवाम हमसे भी आगे जा चुकी है। तो लिहाजा इमरान खान को नजरबंद करते हैं या कोई ऐसा इकदाम ये लेते हैं, हमारे पास अपने तमाम प्लान, हिकमत अमली जो है वो मौजूद है, लेकिन उसका नुकसान जो है वो इन्हीं को होना है। ये बंद गली में जा चुके हैं। ये इलेक्शन आज अनाउंस करें, कल अनाउंस करें, इस मुल्क में इंतखाबात सही, ठीक। और फरूख हबीब साहब देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सारे प्रोसेस में आपकी सियासत को बड़ा फायदा पहुंचा है। लेकिन अम्मार साहब, ये सवाल आपकी तरफ लेकर आती हूँ सर, अगर इमरान खान साहब को नजरबंद किया जाता है, कुछ सख्त फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किए जाते हैं, तो इससे और ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं होगा सर, उनकी सियासत को? देखिए, फायदा नुकसान वक्त के बाद पता चलता है। जैसे 2018 से पहले नवाज शरीफ को कैंपेन नहीं करने दी गई और उसका फायदा भारत तहरीक इंसाफ को हुआ था। और लेकिन उसके साथ सिर्फ ये एंगल नहीं था, उसके साथ आरटीएस सिस्टम भी बिठाया गया, लोगों की वफादारियां डील कराई गई, इत्तेहादी जमातों को भी साथ में लाया गया, कोई लोगों को डराया धमकाया गया, वो पूरा एक सिस्टम था। अभी ऐसा कोई सिस्टम हमें नजर नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान के खिलाफ कोई जेन्युइन केस नहीं बनता
तो उन्हें नजरबंद नहीं करना चाहिए। सबसे बेहतर तो तरीका यही है कि इन्हें बिल्कुल खुलकर अपने जो भी ये प्रोपेगेट करना चाहते हैं वो जरूर प्रोपेगेट करें, अवाम के पास जाएं। जो दूसरा मसला हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो ये है कि जो हुकूमती पार्टी वजीर आजम साहब ऑन द फ्लोर तो कह चुके हैं ना कि वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इदारों पर जबानी हमले कर रहे हैं, तो ये वजह काफी नहीं है क्या सख्त फैसले लेने के लिए? लेट्स सी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई करप्शन प्रूव होती है या इस तरह की कोई चीज होती है, या फिर आप हालात इतने खराब कर देते हैं जिससे खून खराबा होता है, लोगों की जानें चली जाती हैं, माशरे में फसाद पैदा होता है, उस सूरत में मेरे ख्याल में अभी वो वक्त नहीं आया। और इमरान खान साहब को देखिए, ये तो उनका जमहूरी हक है कि वो जलसे करें, अवाम के पास जाएं, ये उनका जाती हक भी है कि वो सच बोलें या झूठ बोलें। जो तशवीश का जो इब्तिदा में हम लंदन वाली बात कर रहे थे ना, जो इमरान खान ने एक नैरेटिव क्रिएट किया, इस पर बहुत बात हो सकती है, ये सही है, ये गलत है, आलमी साजिश हुई थी, नहीं हुई थी, लेकिन बहरहाल इसने कुछ लोगों के अंदर एक जहनों तक रसाई बना ली है। अपोजिशन जो अब मौजूदा हुकूमत है उसकी जानिब से जो बयानिया आ रहा है वो परफॉर्मेंस का आ रहा है, जी हमने बिजली कम कर दी, हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी, लेकिन दिस इज नॉट इनफ। जी अमार साहब, ये बात तो माननी पड़ेगी सर, कुछ लोगों में नहीं, बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हल्का है जिनके जहनों में ये बात इमरान खान साहब बसा चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। पंजाब की इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर सियासी मामला क्या चल रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। पंजाब में आइनी बहरान बढ़ता जा रहा है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की गवर्नर पंजाब को हटाने की सिफारिश मुस्तरद की है। कैबिनेट डिवीज़न ने गवर्नर पंजाब की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उमर चीमा साहब ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। नोटिफिकेशन में तो परवेज़ इलाही को कायम मकाम गवर्नर तैनात किया गया, लेकिन उन्होंने भी चार्ज लेने से इनकार कर दिया और कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब को ये खदशा है कि अगर स्पीकर के इख्तियारात डिप्टी स्पीकर के पास गए तो वो उनके खिलाफ अदम एतमाद पर कार्रवाई अमल में ले आएंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का दावा है कि नून लीग को डर है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पंजाब के मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया तो गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, और ऐसे में हमजा शहबाज ज़रूरी हो जाएगा उनके लिए और वो वोट हासिल नहीं कर सकेंगे जो जितनी तादाद उनको चाहिए। यूँ पंजाब में लीगी हुकूमत गिर जाएगी। सदर पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि गवर्नर को हटाने का इख्तियार सिर्फ उनके पास है। इस कानूनी जंग का नाज़रीन अंजाम क्या हो सकता है, बात करने के लिए माहिर कानून है राजा आमिर अब्बास साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, कैबिनेट डिवीज़न ने गवर्नर पंजाब की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया, क्या सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर गवर्नर को इस तरह से हटाया जा सकता है? देखिए, अगर हम आइन में देखें और आइन में जो मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं तो इसमें कोई इब्हाम नहीं कि जो गवर्नर है उसका रिमूवल जोन से है वो भले से जो उसको एडवाइस जाएगी प्राइम मिनिस्टर की और उसके बाद अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट ने ही उसको नोटिफाई करना है या डी नोटिफाई करना है जी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिसमें जो कैबिनेट डिवीजन है उसको कानूनी तौर पे जो इख्तियार है वो हासिल नहीं है जब तक गवर्नर साहब उसकी अप्रूवल ना दे। तो इस सिचुएशन में अब जैसे आपने कहा कि एक वो आईनी बहरान वाकई हमें नजर आ रहा है कि अब वहां पे अगर गवर्नर हाउस को बंद कर दिया जाता है, एक नोटिफिकेशन आता है, फिर लॉ ये है, कानून ये है कि जनाब अगर गवर्नर साहब नहीं है तो फिर स्पीकर होंगे और अगर स्पीकर भी नहीं है तो फिर दोबारा से प्रेसिडेंट साहब किसी आदमी को नॉमिनेट करेंगे कि वो एक्टिंग गवर्नर होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब लग ये रहा है कि जैसे कि पहले भी हुआ कि ये बात दोबारा से अदालत में जाती हुई नजर आ रही है और उसके बाद अदालत इस पे फैसला देगी। जैसे पहले अदालत ने कहा था
तो लेट्स वेट एंड सी कि अब अदालत कौन जाता है और क्या इसका रिजल्ट आता है। अदरवाइज ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली डेडलॉक है और इस हद तक दुरुस्त है कि यानी ये तीसरा मामला भी फिर आप कह रहे हैं कि अदालत में ही जाएगा और फिर वहां से ही कोई फैसला सामने आएगा। मुझे बताइए आमिर साहब, सदर साहब कह रहे हैं कि गवर्नर को हटाने का हतमी इख्तियार उनका है, वजीर आजम साहब कहते हैं कि सदर को उनकी एडवाइस को हर सूरत मानना होगा। कानून क्या कहता है बेसिकली? देखिए, कानून तो ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहता है कि जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एडवाइस जाती है तो वो एडवाइस एक तरह से बाइंडिंग होती है, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसमें देखना है कि जी आया ये जो एडवाइस है इसके पीछे रीजनिंग क्या है, कोई रीजनिंग दी हुई है उन्होंने। और इवन अगर प्रेसिडेंट नहीं मानते तो फिर ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या आइन जो उनसा है वो इख्तियार ऑटोमेटिकली वजीर आजम साहब को या कैबिनेट डिवीजन को देता है कि अगर सदर साहब नहीं मानते तो ये इख्तियार ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, जिसका जवाब है कि नहीं, आइन जो सा है इख्तियार ऐसी सूरत-ए-हाल में नहीं देता, खामोशी है इसमें। और अल्टीमेटली गवर्नर का जो इख्तियार है वो गवर्नर के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि दोबारा से ना सिवाय ये कि अदालत जाने के इसमें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। आमिर साहब, क्या परवेज इलाही कोई इस वक्त एक्टिंग गवर्नर माना जाएगा, चाहे वो चार्ज संभालें या ना संभालें? देखिए, एक्टिंग गवर्नर के लिए तो चार्ज संभालना होता है, ओथ लेना होता है, और अगर ये नहीं होगा तो आप उनको कैसे मान सकते हैं? पहली बात है कि गवर्नर का अपना ही जो नोटिफिकेशन है, कि अगर आप उस नोटिफिकेशन के तहत जो कि कैबिनेट डिवीजन का है उसके तहत अगर परवेज इलाही साहब को एक्टिंग गवर्नर बनाया जा रहा है, तो अगर वो नोटिफिकेशन इटसेल्फ दुरुस्त नहीं है तो फिर ये अगेन यहाँ पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि स्पीकर के लिए भी एक्टिंग गवर्नर के लिए ओथ लेना जरूरी है, ये सिर्फ शर्त डिप्टी स्पीकर के लिए है? नहीं, स्पीकर भी जब आएंगे तो वो ओथ तो लेंगे कि जनाब ठीक है मैं एक्टिंग गवर्नर के तौर पे हूँगा। और अगर स्पीकर नहीं करते तो फिर डिप्टी स्पीकर नहीं बनेगा गवर्नर, फिर प्रेसिडेंट दोबारा से किसी को नॉमिनेट करेंगे, वो कोई भी हो सकता है। प्रेसिडेंट को ये इख्तियार है कि अगर स्पीकर भी नहीं है, फर्जमाल कि अगर मुल्क में गवर्नर चले जाते हैं, स्पीकर मुल्क में नहीं होते, तो फिर वजीर आजम की सिफारिश के बगैर किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं राजा साहब? जी, उसमें जरूरी नहीं। अगर वजीर आजम की सिफारिश जाएगी तो फिर उन्होंने वजीर आजम की सिफारिश पे अमल दरामद करना है, लेकिन अगर वजीर आजम साहब सिफारिश नहीं भेजते तो वो अपने ताइन से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वजीर आजम साहब उनको भेजते हैं कि ए या बी या सी का नाम कर दें और वो अगर नहीं उसको नॉमिनेट करते तो फिर ये अगेन वजीर आजम और सदर के दरमियान एक डेडलॉक आ जाएगा, जिसमें ये है कि उसका रिजल्ट जो सा है वो ऑटोमेटिकली ये नहीं होगा कि अगर सदर नहीं मान रहे तो वज़ीर आज़म साबिक अटॉर्नी जनरल भी आमिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल भी ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे इरफान कादरी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर? परवेज इलाही साहब वाला, एक्टिंग गवर्नर वाला, सर वजीर आजम साहब सिफारिश करेंगे या नहीं करेंगे? नॉमिनेट किया जा सकता है, उनको ओथ भी लेना पड़ेगा, सर जरा क्लैरिटी दीजिएगा इसमें। नहीं, मुझे आपकी सवाल की समझ नहीं आई, जरा सवाल को क्लियर करें आप। इरफान कादरी साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ सर, ये जो पंजाब में ये बरतरफी का नोटिफिकेशन आ गया है सर, अब परवेज इलाही साहब गवर्नर का चार्ज ले लें तो सर? जी जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नर की बरतरफी जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को जब एडवाइस कर दिया जाए तो सदर जो है वो आर्टिकल 101 के तहत पाबंद है कि उस एडवाइस के मुताबिक अमल करें। सही। और वो चूंकि अमल नहीं कर रहे थे तो लिहाजा कैबिनेट ने बिल्कुल ठीक किया है। और इस तरह के मामलात में जरूरत नहीं है कि आप अदालत चले जाएं। हुकूमत जो है इतनी मोहताज नहीं होती कि वो अदालतों में जाके तो हुकूमती काम जो है, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, वो अदालतों को कह के वो करने शुरू कर दें। तो आइन की पासदारी जो है वो हर वजीर, हर कैबिनेट और जो वजीर आजम है उन्होंने ये ओथ उठाया हुआ है कि आइन की वायलेशन जो है वो न सिर्फ करेंगे नहीं बल्कि आइन को फॉलो भी वो करेंगे और कराएंगे। इरफान साहब, परवेज इलाही साहब ने तो इनकार कर दिया ना सर, अब वो ओहदा लेना चाहें या ना लेना चाहें वही एक्टिंग गवर्नर माने जाएंगे सर?
नहीं, अगर उन्होंने वॉयलेट किया है तो अब एक और नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जिसमें कि वो गवर्नर की तैनाती हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बात। जैसे इन्होंने गवर्नर को हटा दिया है उसी तरह से गवर्नर अपॉइंट हो जाएगा। और वो क्योंकि गवर्नर अपॉइंट करना तो मस्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सदर जो है वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट को रोक तो नहीं सकते। सर इसको भी क्लियर कर दीजिए प्लीज, डिप्टी स्पीकर भी एक्टिंग गवर्नर हो सकते हैं या फिर सदर साहब गवर्नर तैनात करेंगे? सर नहीं, ये खामखा इसको कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। देखें, इनका जो मेन जो पिछली हुकूमत का जो मेन पॉइंट, इनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था वो ये था कि इनके वजीर आजम को गैर आईनी तौर पर हटा दिया गया, इनकी हुकूमत को गैर आईनी तौर पर हटा दिया गया। तो उसके बावजूद वजीर आजम चले गए हैं ना, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं आज भी वजीर आजम हूँ। तो जब वो नहीं कह रहा है कि मैं आज भी वजीर आजम हूँ तो गवर्नर कैसे इंसिस्ट कर रहा है कि मैं आज भी गवर्नर हूँ? क्योंकि गवर्नर तो उस शाख पे बैठा हुआ है जो शाख अब कट चुकी है, खत्म हो चुकी है। सही है। इरफान कादिर साहब, अब बहुत शुक्रिया सर, क्लैरिटी आपकी वजह से। आमिर अब्बास साहब भी मौजूद थे साथ में, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मईशत के हवाले से बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। मईशत संभल सकी ना, महंगाई कम हुई, डॉलर बढ़ता रहा, करेंसी गिरती रही, स्टॉक मार्केट उलट गई, सरमाया डूब गया, सरमाया का लुट गया, अद्वियात नायाब हो गई, आटा चीनी तेल सभी लोगों की पहुंच से दूर होता चला गया, माफिया बेलगाम और अवाम पाई पाई के मोहताज हो गए। और ये सब उस पिछली हुकूमत की नाक तले होता रहा जो इंसाफ की बालादस्ती और एहतिसाब का नारा लगाकर इख्तिदार में आई थी। कर्जों पर तनकीद करने वालों ने अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए जिसकी अदायगी का बोझ बढ़ता रहा और ज़रे मुबादला के ज़खायर गिरते रहे। बरामदात घटती रही, दरामदात बढ़ती रही, फिर खुराक खरीदने के लिए पैसे बचे न ईंधन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद हुई, साथ ही डीजल और फर्नेस ऑयल से चलने वाले पावर प्लांट्स भी बंद करने पड़े। मुल्क अंधेरों की नज़र हो गया। सियासी भर्तियों के बाइस सरकारी इदारे तो पहले ही तबाह थे, अब मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए भी पैसे नहीं बचे। ब्यूरोक्रेसी की रिश्वत सतानी और ताखीरी हरबों ने सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म का फोकस मईशत पर कम और मुखालिफिन पर ज़्यादा रहा। बदतरीन माशी फैसलों ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। लोग बिलबिला उठे, सड़कों पर आ गए। वज़ीर आज़म के ख़ानदान और अराकीन असम्बली के ख़िलाफ़ अवाम का सख्त रद्द अमल आया। अवाम का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि फिर इख्तिदार छोड़ने के सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा और वही हुआ जो होना था। बिलाखिर फौज को ही साबिक वज़ीर आज़म को रेस्क्यू करना पड़ा। मैं बात कर रही हूँ श्रीलंका की, जो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ख़राब मईशत और बदतरीन महंगाई ने वज़ीर आज़म की छुट्टी करवा दी। अल्लाह करे कि ऐसे हालात किसी मुल्क के ना हो। नाज़रीन, अब ज़रा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल देखें तो मौजूदा हुक्मरान दावा करते थे कि मुल्क में महंगाई अगर इस वक्त की नाअहल हुकूमत की वजह से है, लेकिन अब अहल और तजर्बेकार लोगों से मईशत क्यों नहीं संभल पा रही है। बात कर लेते हैं। मुझे अशफाक हसन साहब ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, माहिर माशियात हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशफाक साहब, कौन सी वो गलतियां हैं सर जिसके बायस श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका और श्रीलंका और पाकिस्तान के माशी हालात में मुमासिलत कितनी है सर? अभी तक तो ऐसा नहीं है सूरत हाल। श्रीलंका की कैफियत है वो पाकिस्तान की भी वही कैफियत हाल, इतनी गंभीर नहीं है। लेकिन इस हुकूमत को आए हुए तकरीबन एक महीना हो गया। इस एक महीने में एक भी पॉलिसी डिसीजन नहीं ली गई है कि इस मईशत को कैसे बेहतर करना है। तो एक एक दिन पॉलिसी इन एक्शन का जो गुजर रहा है वो हमें श्रीलंका की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, अभी हम नहीं है श्रीलंका की तरफ, लेकिन इसी तरीके से हम हाथ पे हाथ बैठे देख कर बैठे रहे हैं। मैं आपको देखूं, आप मुझे देखते रहे, मैं किसी और की तरफ देख रहा हूं कि कोई ना कोई एक्शन लेगा। एक्शन कहीं से नहीं हो रहा है। मतलब यह है कि आंखें बंद कर लेने से प्रॉब्लम दूर तो नहीं होता है। एक दूसरे को गालियां देते रहे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको एक्शन लेना है। एक महीने में एक एक्शन नहीं लिया गया। अगर इसी तरीके से रहा
तो हर एक दिन हमें आहिस्ता आहिस्ता श्रीलंका के सूरत हाल की तरफ लेता जाएगा। इससे अशफाक साहब, इस वक्त से डॉलर 190 से जायद हो चुका है, ऊपर हो चुका है, स्टॉक मार्केट में मुसलसल गिरावट है, महंगाई का तूफान है। अगर इमरान खान हुकूमत की नाअहली की वजह से महंगाई बेकाबू थी तो अब तो तजर्बेकार हुकूमत आ गई है ना, उनके आने के बाद हालात मजीद खराबी की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये एक लेसन है उन तमाम अपोजिशन के लोगों को कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं विदाउट नोइंग द ग्राउंड रियलिटी। वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कल की जो अपोजिशन है वो आज की हुकूमत भी हो सकती है और आज की हुकूमत कल की अपोजिशन भी हो सकती है। True. तो ये एक लेसन है आने वाले तमाम लोगों के लिए, सियासतदानों को, कि जब आप हुकूमत में ना रहें तो लंबी लंबी बातें ना किया करें, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए बात ना किया करें। ठीक है, जब आप आ गए हैं, जब उनको अंदर से पता चल रहा है कि सूरत हाल क्या है, तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो पिछले वाली हुकूमत कर रही थी। हम ये हुकूमत कह रही है ना कि जी ये तेल की कीमतें जो है बढ़ानी चाहिए, सब्सिडी तो बर्बाद कर देगा, बजट को तबाह कर देगा, फराक कर देगा। चलो, वो निकम्मे लोग थे, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप ठीक कर दें उनको, आप बढ़ा दें उनको। क्यों नहीं बढ़ा रहे? अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप तो वही पिछले वाली पॉलिसीज पे फिर आप अमल दरामद कर रहे हैं, तो फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जब आप अपोजिशन में हो। अशफाक साहब, डॉलर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे खिलाड़ी होते हैं बहुत सारे मार्केट में, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनको तो मौका चाहिए। फिर अखबारात में आर्टिकल भी आते हैं कि अगर ऐसी रही तो ये इस महीने के आखिर तक जो है ये 200 पहुंच जाएगा। अब आपने सुन लिया कि भाई आर्टिकल में फला साहब ने ये कहा है कि 200 पहुंच जाएगा। आप गए, आपने मार्केट से खरीद के अपने जेब में रख लिया, आज आपने डिमांड क्रिएट कर दिया। तो जब एक तरफ करेंसी स्लाइड कर रही होती है ना, तो लोगों के एक्सपेक्टेशन ये होते हैं कि कल ये और नीचे चला जाएगा। तो जिसने एलसी खोलना है, कुछ डॉलर लेने हैं, वो आज ही कहता है कि आज के सतह पे कर लो, कल पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो वो आज की सतह, आज जो है वो डिमांड क्रिएट कर देता है। और जो एक्सपोर्टर हजरात हैं जो डॉलर ला रहे हैं, वो कहते हैं कि यार आज मैं क्यों लाऊं डॉलर को, मैं 2 दिन के बाद लाऊंगा तो मुझे 2-4 रुपए ज्यादा मिल जाएगा। वो सप्लाई शॉर्ट कर देता है, वो नहीं लाता है डॉलर, तो डॉलर में डिमांड और सप्लाई का गैप क्रिएट होता है, इसलिए प्रेशर में रहता है। सर, हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है जो नहीं कर पा रही है? देखें, इस वक्त जो है कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। ठीक है ना, कि वो पलक झपकते में ये बल्ब अंधेरा था, हमने बल्ब को ऑन किया, एकदम रोशनी हो गई। मईशत की तमाम जो पॉलिसीज होती है एक इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है। इस वक्त आप 1 दर्जन नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसरों को जो इकोनॉमिक्स में जिनको नोबेल इनाम मिला हो, उनको ले आए पाकिस्तान में और उनसे कहें कि जी आप माशाल्लाह सारे नोबेल लोरेट हैं, आप पाकिस्तान की मैशत को ठीक कर दें, वो नहीं कर सकेंगे। क्या माहौल है हमारे यहाँ इस किस्म का? इतनी सियासी जो बेचैनी है मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस मुल्क में है जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी कभी। तो इस किस्म के पॉलिटिकल पोलराइजेशन में, सियासी तनाव में कभी भी कोई मैशत काम नहीं कर सकती है। कोई भी शख्स पैसा लेकर इन्वेस्ट नहीं करने के लिए आएगा इस मुल्क में। इसलिए सबसे पहली चीज ये है कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म किया जाए। अच्छा सर, ये साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब अगर वो वापस आ जाते हैं तो क्या उनकी वापसी से मामला समझ सकते हैं? कोई जादू की छड़ी लेकर तो नहीं आएंगे ना वो। जब तक मुल्क में सियासी खैंचा तानी खैंचाव ये नहीं खत्म होगा, उस वक्त तक जितने भी ब्रिलियंट से ब्रिलियंट लोगों को बुला लें, कुछ नहीं कर सकेंगे वो। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले जड़ की तरफ तवज्जो दें। रूट कॉज जो आज हमारी इस वक्त जहां पर खड़े हैं, उसमें ये सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको खत्म करें, जिसके लिए मैंने आपको सजेशन दिया। सर, बड़ी मायूसी आपकी बातों में। अगर मौजूदा हुकूमत के पास भी करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी तो फिर पिछली हुकूमत को अपना टेन्योर मुकम्मल कर लेने देते, फिर इलेक्शन से आ जाते। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।